हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा सत्र 2021-22 विषय विज्ञान और कक्षा 8 विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। इससे पहले 3-4 मॉडल पेपर की वीडियो है वो मैंने बना दिए हैं और वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और उन वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का कंप्लीट हो सोल्यूशन देखने वाले हैं। समय रहेगा यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का और पूर्णांक का 80 अंक का। और ये मॉडल पेपर जो है आपका एग्जाम की जो गाइडलाइन है, सिलेबस जितना कम किया गया है उस सिलेबस को जो कम किया गया है उसको छोड़ के मॉडल पेपर बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वो देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला है पॉलीकट किन पदार्थों का मिश्रण है, तो पॉलीकट है वो पॉलीस्टोर कपास। अगला है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है, तो एक युग्मनज में एक केंद्रक होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो यह है मादा एनाफ्लेज मच्छर। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, तो सूर्य का ग्रह यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीरियस है वो सूर्य का ग्रह नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा पौधा घर गैस नहीं, तो पौधा घर गैस यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सारी है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, नाइट्रोजन पौधा घर गैस नहीं है। अगला स्कर्वी बीमारी किसकी कमी से होती है, तो स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग। अगला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है गायोटीर। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, हम आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है और आवर्ती का मात्रा क्या होता है, हेर्ट्ज होता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से जो आगे वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको दिया गया सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जहाँ एक तरफ कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी वहीं दूसरी तरफ कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव रोग भी फैला सकते हैं। ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं संक्रमित व्यक्ति में फैलते हैं संसरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, क्षय रोग इत्यादि। जंतुओं में रोग कारक कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग कारक होते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में रोग कारक नींबू कैंकर जीवाणु से, गेहूं की रस्ट कवक से तथा भिंडी की पीत वायरस से होने वाले रोग हैं। और खाद्य विषाक्तता कुछ सूक्ष्म जीव भोजन में पनपकर भोजन को विषाक्त कर देते हैं जिससे भोजन खाने के लायक नहीं रहता और उसे खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी सावधानी है वो रखनी चाहिए, तो प्रतिजैविक ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वो औषधि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। सावधानी हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। इन दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ असरदार नहीं होंगी। अगला एंटीबायोटिक दवाओं को केवल तभी दिया जाना चाहिए जब आवश्यक हो, सही खुराक में, अन्यथा भविष्य में उपयोग के लिए कम प्रभावी हो जाते हैं। अगला इसका लिखेंगे हम अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक लेने से शरीर में लाभकारी बैक्टीरिया को भी मार सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज लेनी चाहिए, संश्लेषित कारण सहित बताइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे राणा को कमीज गर्मियों के लिए सूती कमीज लेनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाने देते जिससे पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर होती रहती है और पसीना भी सूख जाता है। अगला है जहां तक संभव हो प्लास्टिक उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कथन जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। प्लास्टिक को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। पॉलीथीन की थैलियां निकलने पर जानवर मर जाते हैं। पॉलीथीन की थैलियां भी नालियों को रोक देती हैं, इसलिए जहां तक संभव हो हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना चाहिए। या फिर प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए जो 5R का सिद्धांत है उस सिद्धांत का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पर दिया गया है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, अपने द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं की सूची वो बनाइए। तो सड़क के दोनों ओर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ की कटाई को प्रोत्साहित न करें, आप अपने इलाके के पार्कों में हरियाली बनाए रखें, अपने इलाके में नियमित रूप से पौधों को पानी दें, वन महोत्सव मनाकर, जागरूकता अभियान चलाकर, जन्मदिवस, शादी आदि पर लोगों को पौधों उपहार देने की सलाह देकर। तो कुछ इस तरीके से हम अपने आसपास की हरियाली है वो बढ़ा सकते हैं।
इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया गया है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पेक्स मैदान पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए पहनते हैं। कीलदार जूते अनियमितताओं के रूप में कार्य करते हैं और घर्षण को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह हमें पता है कि चलने के लिए हमें एक सीमा तक घर्षण की आवश्यकता होती है, तो खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण है वो थोड़ा ज्यादा लगे, जिसकी वजह से वो आराम से चल सके। अगला वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, घर्षण हमारा शत्रु है। शत्रु क्यों है? क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं हैं वो खराब हो जाती हैं। घर्षण के कारण क्या होता है? वस्तुएं हैं वो खराब हो जाती हैं। घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या धकेलना कठिन होता है। घर्षण के कारण अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। बर्फ वाले क्षेत्र में कार्य घर्षण कम होने के कारण फिसलने लगती हैं। घर्षण हमारा मित्र है। यदि घर्षण न होता तो चलना नामुमकिन है, यदि घर्षण न हो तो लिखना नामुमकिन है, यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है, और यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण है वो नहीं हो सकता। तो इस तरह से घर्षण हमारा शत्रु और मित्र दोनों है। अगला है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को विस्तार से समझाइए। तो इसका आंसर हम देखेंगे, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के संपीड़न से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनका शरीर समुद्र के नीचे सतह पर जम गए और धीरे धीरे रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढके। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से इनके शरीर वो संपीड़ित हो गए। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। अगला है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा हम कागज की वो बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटने की आवश्यकता होती है। कागज की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल और ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत हो सकती है। और उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागजों की बचत कर सकते हैं। तो पुनर्चक्रण, जो कि लगभग 5-7 बार संभव है। पुनः उपयोग करके, मितव्ययता से उपयोग करके, जन जागरूकता अभियान चलाकर इत्यादि के द्वारा हम कागज की वो बचत कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपको यहाँ पर दिया गया, अनावश्यक गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावश्यक गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, समान प्रकार के आवेश से आवेशित दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। चूंकि दो आवेशित गुब्बारों पर समान प्रकार का आवेश होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? वो प्रतिकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। फिर चूंकि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे से आकर्षित हो जाता है। अगला है, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो तारामंडल, खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। 2 तारामंडल है यहाँ पर, ग्रेट बियर और ओरायन। ग्रेट बियर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यदि गेहूं की फसल को खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो गेहूं एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, जबकि खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस ऋतु में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। गेहूं के पौधे को पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे को अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद भी हो जाएगी। दूसरी बात, खरीफ की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जबकि गेहूं की फसल है वो शीत ऋतु की फसल है। ज्यादा गर्मी पड़ने से भी क्या होगा? गेहूं की फसल है वो खराब हो जाएगी, इसलिए हम गेहूं की फसल को रबी की सीजन में बोते हैं, खरीफ की सीजन में नहीं बोया जाता। अगला खरपतवार क्या है? इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार क्या होता है? खेत में फसल के साथ अवांछित पौधे उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल में वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए कई तरीके हैं। पहला, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। दूसरा है, पुष्पण और बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी अथवा फेरोकी की सहायता से पौधों को उखाड़कर खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके, इससे खरपतवार पौधे हो मर जाते हैं। इसके अंदर आपको दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती हो ज्ञात करने, यानी आवर्तकाल और आवर्ती हमें निकालनी है। तो उत्तर लिखेंगे हम, 40 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा है? 4 सेकंड का समय लगा है। तो एक दोलन को पूरा करने में कितना लगेगा? तो इसका सूत्र होता है जितना समय लगा वो और जितने दोलन है वो, तो 4/40। तो कितना आ जाएगा? 1/10, और 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 सेकेंड।
ये तो क्या आ गया, इसका आवर्तकाल आ गया। अब हमें आवर्ती निकालनी है। आवर्ती जो होती है वो आवर्तकाल का जस्ट उल्टा होती है, यानी समय में हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोलन का भाग देते हैं जितने दोलन है, और यहाँ पर हम जितने दोलन है उसमें समय का भाग दे देंगे, तो 40/4 आ जाएगा। तो कितने दोलन हो गए, 10 दोलन। आवर्ती कितनी होगी, 10 दोलन, या इसको हम 10 हर्ट्ज भी बोलते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसके बाद में इसका दूसरा भाग दिया गया है, शोर और संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत है वो शोर बन सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जिस ध्वनि को सुनने से हम बाधित होते हैं या अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर होता है, जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्त होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज में सुना जाए तो संगीत की प्रबलता अधिक हो तो यह शोर बन जाता है। तो इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।